नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल काव्यल एकेडमी पर। देखिए, हमारा पूर्वावलोकन सीरीज में पॉलिटी का सब्जेक्ट है यह, जिसमें हमारी बात हो चुकी है अब तक उद्देशिका को लेकर के, नागरिकता को लेकर के, मूल अधिकार और इसके साथ साथ डीपीएसपी की बात हो चुकी है। डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात हो चुकी है। आज के लेक्चर की शुरुआत हम करेंगे मूल कर्तव्य के साथ। तो चलिए, क्योंकि समय कम है और जल्दी से जल्दी सारे प्रश्नों को डिस्कस करना रहता है, तो शुरुआत कर लेते हैं प्रश्नों के माध्यम से तत्काल। तो पहला प्रश्न है कि पहले प्रश्न पे चलने से पहले जो मित्र नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को दबाना ना भूले। चलिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है। पहला है कथन कि इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है, और कथन 2 है कि ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। बताइए आप कौन सा कथन सही है। यही दो ही कथन है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी न तो 1 न ही 2। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि न तो कथन 1 सही है और न ही कथन 2 सही है। देखिए, विधिक कर्तव्यों के लिए कोई भी मतलब कि मूल कर्तव्यों के लिए किसी भी प्रकार का विधिक दायित्व या विधिक प्रक्रिया संविधान में नहीं दी हुई है। ठीक है, यह डीपीएसपी की ही बात है। जिस प्रकार से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए कोई भी न्यायोचित प्रक्रिया नहीं दी हुई है, या यूँ कहें कि उनका प्रवर्तन न्यायालय द्वारा नहीं करवाया जा सकता, उसी प्रकार से डीपीएसपी भी दिया हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट कि ये विधिक कर्तव्यों से परस्पर संबंधित है, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये ना कि ये विधिक कर्तव्यों से बिल्कुल भी नहीं संबंधित हैं। ठीक है, चलिए आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हालांकि मूल कर्तव्यों के साथ कह रहा हूँ, मूल अधिकार के साथ जो है विधिक कर्तव्यों को संबंधित किया गया है कई बार न्यायालयों के माध्यम से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन है आपके पास ए चौथे, बी पहले, सी दूसरे अथवा डी तीसरे। ऐसे प्रश्न बहुत ही कठिनतम स्तर के रहते हैं, सीधा फैक्ट पूछा गया है और काफ़ी कम ही पेपर में आते हैं ऐसे प्रश्न। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने का मूल कर्तव्य संख्या 3 में है। वैसे है कहाँ से कहाँ तक मूल कर्तव्य अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे। मूल कर्तव्य है संविधान के अनुच्छेद 4 क या फिर 4A में, संविधान के भाग 4 क या 4A में, और आर्टिकल या अनुच्छेद नंबर 51 क या फिर 51A में। ठीक है, कितने मूल कर्तव्य हैं, तो कुल मूल कर्तव्य 11 हैं। प्रारंभ में जब इन्हें लाया गया था, प्रारंभ में यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जब इन मूल कर्तव्यों को ले आया गया था संविधान में, तब इनकी संख्या थी 10। लेकिन बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से इसमें एक मूल कर्तव्य और जोड़ दिया गया, और अब मूल कर्तव्यों की संख्या 2002 के बाद बढ़कर के हो गई 11। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जान लेना एक बार जरूरी होता है, रिवीजन करना, जानते तो आप है ही हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। ऑप्शन है ए अनुच्छेद 50 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51A में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 52A में, या फिर अनुच्छेद 53 में। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 51। अभी आपको बताया गया कि संविधान के भाग 4 क में और अनुच्छेद 51 में मूल कर्तव्य दिया हुआ है, और इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था, जिसमें एक बार अमेंडमेंट हुआ, और वह अमेंडमेंट हुआ 2002 में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और इसमें जोड़ा क्या गया, इसमें एक अन्य मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसके बाद इनकी संख्या बढ़ करके 11 हो गई। ठीक है, चलिए यहाँ बताइए कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया। ऑप्शन है ए संविधान निर्माण के समय, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन में, और ऑप्शन डी 41वें संविधान संशोधन में। ठीक है, अभी फिर बात हो गई इसके बारे में। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट बताइए कि निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर या फिर किसकी सिफारिश पर यह कह सकते हैं पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया था। ऑप्शन है ए बलवंत राय मेहता समिति, बी अयंगर समिति, सी स्वर्ण सिंह समिति, अथवा डी ठक्कर समिति। चलिए, इसकी सिफारिश की गई थी स्वर्ण सिंह समिति जी के द्वारा। ठीक, स्वर्ण सिंह जी की समिति के द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने के। ठीक है, हालांकि इनके द्वारा जो है संवैधानिक सुधारों पर अनुशंसा देने के लिए स्वर्ण सिंह समिति के अंडर में एक
एक कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, जिसमें 12 सदस्य थे, ठीक, और यह इसके अध्यक्ष थे। उन 12 सदस्यों में अगर मुख्य रूप से बात करें तो AR अंतुले, SS रे, CM स्टीफन आदि लोग थे, ठीक, CM स्टीफन आदि लोग थे, ठीक है। मुख्य रूप से यह 3 लोग थे, AR अंतुले, SS रे और CM स्टीफन। इनके बारे में भी प्रश्न भी आएगा, इसीलिए आपको यहीं बता दिया गया, ठीक है। कुल कितने सदस्य थे स्वर्ण सिंह समिति में? तो कुल सदस्य थे 12, ठीक। चलिए, इनके द्वारा सिफारिश मूल कर्तव्य को शामिल करने की गई थी संविधान में एक अन्य भाग जोड़ते हुए, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। और जो अन्य भाग जोड़ा गया था वह था संविधान का भाग 4 क, और जो अनुच्छेद जोड़ा गया था अनुच्छेद 51A, ठीक है। अगला बताइए कि संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब सम्मिलित किया गया था? ऑप्शन है A 1976 में, B 1989 में, C 1975 में या फिर D 1978 में। चलिए, सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, ठीक है। एक भाग और एक अनुच्छेद जोड़ा गया था। भाग कौन सा था? भाग था 4 क और अनुच्छेद था 51 क। अगला बताइए कि निम्न में से किस एक कमेटी आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी? ऑप्शन है A स्वर्ण सिंह कमेटी, B अशोक मेहता कमेटी, C बलराम जाखड़ कमेटी या D सरकारिया आयोग। सही आंसर ऑप्शन A स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। कई बार बात हुई तो इसलिए मैं वेट नहीं करता हूँ। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, ठीक है। ऑप्शन है A भाग 3, भाग 4 क या फिर D भाग 6। चलिए, सही आंसर ऑप्शन नंबर C, ठीक, भाग 4 क। चलिए, चलते हैं सीधा अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ वही प्रश्न आ गया है, पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे थे? ऑप्शन है A AR अंतुले, B SS रे, C हरिदेव जोशी या फिर D CM स्टीफन। सही उत्तर का आपको चयन करना है। ऑप्शन है A B C D, B A B C, C A B D और या फिर D B C D। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर C A B और D, यानी कि AR अंतुले, SS रे और CM स्टीफन जो है स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में गठित 12 सदस्यीय समिति के सदस्य थे, जिनके द्वारा यह सिफारिश की गई कि संविधान में एक मौलिक कर्तव्य का प्रावधान होना चाहिए, जिसको जो है जिसको स्वीकार करते हुए सरकार द्वारा संसद द्वारा जो इसे संविधान के भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में शामिल कर लिया गया था, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य में एक बार संशोधन भी किया गया है, ठीक है। शुरुआत में मौलिक कर्तव्य 10 बताए गए थे, लेकिन बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक अन्य मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और वह था 11वां मौलिक कर्तव्य, ठीक है। आइए चलते हैं सीधा अगले प्रश्न की तरफ। बताइए आप, मूल कर्तव्य भारत के संविधान में निम्न में से किस भाग में दिए गए हैं? ऑप्शन है आपके सामने ये, और सही आंसर है आप सबको पता है ऑप्शन नंबर B, यानी कि भाग 3। चलिए, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पूछा जा रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे? ऑप्शन है A 24वें, B 38वें, C 44वें, D 42वें। चलिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर D 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से संविधान में मौलिक कर्तव्यों या मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? ऑप्शन है A भाग 1, B भाग 4 क, C भाग 2 या फिर D भाग 4। चलिए, सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर B भाग 4 क में। भाग 4 में DPSP है, भाग 2 में नागरिकता है और भाग 1 में राज्यों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, ठीक, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? सीधा बताता हूँ, अनुच्छेद 51 क में, ठीक है। अगला प्रश्न बताइए कि किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो भैया ये किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन के आधार पर 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाए? एक नाम और मिल गया हमको, आपको मौलिक कर्तव्यों का आचार आदेश, ठीक है। कहीं प्रश्न में आए तो गलती नहीं करना है।
ऑप्शन है ए मौलिक अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी पंचायती राज के सिद्धांत, डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। चलिए बार बार जो है रुकना नहीं है ऐसे प्रश्नों पर। मौलिक कर्तव्य इसका सही आंसर है। ऑप्शन है क्वेश्चन है नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ऑप्शन है ए 42वां, बी 44वां, सी 46वां अथवा डी 48वां। अब तक आपने सही आंसर टिक कर लिया होगा, बिल्कुल ठीक है, आप सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जो है संविधान में आचार आदेशों को या मौलिक कर्तव्यों के या मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन ए 32वें संशोधन अधिनियम द्वारा, बी 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा, सी है 15वें संशोधन अधिनियम द्वारा अथवा डी 46वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। चलिए सही आंसर है ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा गया जिसका नाम जो था अनुच्छेद 51 क, और एक भाग जोड़ा गया, उस भाग का नाम था अनुच्छेद 4 क, और इन दोनों के ही माध्यम से संविधान में क्या जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्यों को 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया था, जिनकी संख्या उस समय 10 थी, लेकिन बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जो है इसमें एक अन्य मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया या आचार आदेश जोड़ा गया, जिससे बढ़कर इनकी संख्या 10, जिससे जो है इनकी संख्या 10 से बढ़कर के अब 11 हो गई। नेक्स्ट बताइए कि 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। ऑप्शन है ए संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित, बी अंतर्राज्यीय परिषदों के निर्माण से संबंधित, सी मौलिक कर्तव्य अथवा डी इनमें से कोई नहीं। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी मौलिक कर्तव्य। ठीक है, चलिए चलते हैं सीधा अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पूछा जा रहा है कि संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष की। देखिए बार बार यही सब प्रश्न आ रहे हैं और लगातार पेपरों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ध्यान देते चलिए, गलत तो नहीं करके आना है। बताइए किस वर्ष 42वां संविधान संशोधन लागू किया गया था। ऑप्शन है ए 1976, बी 1975, सी 1978 अथवा डी 1980। सही आंसर 1976। समिति स्वर्ण सिंह समिति संशोधन 86वां संशोधन 2002। नेक्स्ट है कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहा है। ठीक, सही नहीं है। ऑप्शन है ए उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन सी अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका प्रयोग किया जा सकता है। और ऑप्शन डी है कि किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। चलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, देखिए परमादेश वगैरह यह सब क्या है, रिट है। परमादेश अधिकार, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध आदि यह सब रिटें हैं जिन्हें मौलिक अधिकारों के संबंध में न्यायालयों द्वारा जारी किया जाता है, न कि मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में नहीं, इसे मौलिक अधिकारों के संदर्भ में न्यायालयों द्वारा जारी किया जाता है इन रिटों को। ठीक है, बाकी यह सभी कथन सही हैं और बहुत ही सामान्य से कथन है कि किसी भी संविधान के किसी भी प्रावधान को आप संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा ही आगे बढ़ा सकते हो। साथ ही साथ संविधान में जो भी बातें कही गई उनका जो है कोई विधि जब स्पष्ट रूप से जो है डिराइव नहीं की जाती या फिर व्याख्या नहीं क्या कहते हैं बताया नहीं जाता, किसी भी विधि में जो है स्पष्टता का अभाव रहता है, तो इनके लिए संविधान में जो भी प्रावधान किए गए उनका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, जिस प्रकार DPSP का भी किया जाता है इसी प्रकार से। ठीक है, बाकी यह भी कथन सही है कि किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। न्यायालय तो अनुच्छेद 143 के तहत कुछ भी कर सकता है। 143 नहीं 142 है। ठीक है, चलिए यह ना हम लोगों पर नैतिक जिम्मेदारी आरोपित करते हैं। मौलिक कर्तव्य लोगों पर नैतिक जिम्मेदारी आरोपित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताइए कि निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्यों में कौन सा है। ऑप्शन है ए न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण। ऑप्शन है बी हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। ऑप्शन सी है कि बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। और ऑप्शन डी है कि छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। देखिए मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सामान्यतया ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। ठीक है, वैसे नहीं कि कौन सा यह है मौलिक कर्तव्य पहला, दूसरा, तीसरा। भूल गए क्या प्रश्न? वही प्रश्न जो भारत की एकता, अखंडता और
सुरक्षा को अक्षुण्ण बनाए रखने का मूल कर्तव्य कौन सा है? भारत की एकता, प्रभुता, एकता और अखंडता को की रक्षा करने और अक्षुण्ण बनाए रखने वाला मूल कर्तव्य किस भाग अनुच्छेद 51 का के किस में दिया हुआ है? तो यह तीसरे में दिया हुआ है। वह वाले प्रश्न जो है रेयर ऑफ द रेयर केस में आते हैं, अगर आ गए तो। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, बताइए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। बाकी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा मूल अधिकार है, 21 का में आता है। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना अनुच्छेद 17 मूल अधिकार के तहत आता है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण अनुच्छेद 50 डीपीएसपी या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत आता है। ठीक है। चलिए, अगर पर्टिकुलर इसके अनुच्छेद की बात करते चले तो यह आता है अनुच्छेद 51A एफ में। ठीक, 51A एफ में आता है। ठीक है, यानी कि अगर हिंदी में बोले तो 51 क च में। ठीक है, 51 क च या 51A एफ में आता है हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। नेक्स्ट बताइए आप। यहाँ पूछा जा रहा है कि एक नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? ठीक, कौन सा मूल कर्तव्य सम्मिलित नहीं है यह पूछ रहा है। ऑप्शन है ए, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन। बी है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें। सी, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। अथवा डी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। चलिए, इसमें जो है अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास वाला प्रावधान जो है यह कहाँ आता है? ऊपर बात की गई ना, छुआछूत या अस्पृश्यता दोनों एक ही बात है, और यह दोनों बातें कहाँ की गई हैं? फिर यही एक बात दो तरीके से कहाँ की गई है? अनुच्छेद 17 मूल अधिकार में। ठीक है, बाकी सभी मौलिक कर्तव्यों के तहत आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है? पहला, देश की रक्षा एवं राष्ट्र की सेवा करना। बी, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना। और सी, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। अथवा डी, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना। चलिए, सही आंसर है इसका ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। यह कहाँ आता है? यह डीपीएसपी के अनुच्छेद 40 में आता है। इसमें बताया गया है कि राज्य सरकार ऐसे प्रावधान करेगी जिससे ग्राम पंचायत सशक्त होंगे तथा मजबूत होंगे या फिर सहकारी रूप से यह संगठित होंगे। ठीक है, बाकी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रखना, अगर पर्टिकुलर इसके अनुच्छेद की ये सब आते तो तीनों मौलिक कर्तव्य में है। पहला, देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना। और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रखना। अगर इनके पर्टिकुलर अनुच्छेदों की बात की जाए तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रखना यह आता है अनुच्छेद 51 क झ में। ठीक, 51 क झ में आता है यह संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। और साथ ही बात करें अगर देश की रक्षा एवं राष्ट्र की सेवा करना, यह कहाँ पर आता है? तो यह आता है अनुच्छेद 51 क घ में। इंग्लिश में बताता चलूँ क्या? और अगर बात करें इसकी कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, यह कहाँ आता है? तो भैया यह आता है अनुच्छेद 51 क च में। इसके बारे में भी ऊपर बात हुई है। ठीक है, देख लीजिए। अब सबका इंग्लिश में बता दे रहा हूँ। 51 है भाई, मैं 15 क्यों लिख दे रहा हूँ? 5 1 है। ठीक, 5 1 है। अगर बात करें सबके इंग्लिश वर्जन की तो यह दिया हुआ है हमारी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रखना। यह दिया है अनुच्छेद 51A, बताइए 51A आई में। ठीक है, 51A आई में दिया हुआ है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रखना। वहीं 51A एफ में दिया हुआ है क्या? इसमें दिया हुआ हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना। और 50A डी में दिया हुआ है आपका देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा करना। ठीक है, चलिए चलते हैं सीधा अगले प्रश्न की तरफ। थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने इसमें। नेक्स्ट बताइए कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या हैं? पहला, मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा।
दूसरा, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा। तीसरा, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास। और चौथा, वैयक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। आपको बताना है इन कूटों में से कौन सा सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1, 3 और 4 और ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। ठीक, स्पष्टतया बताना है कौन कौन से मूल कर्तव्यों में शामिल है। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। यह कहीं भी नहीं है कि सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना यह हमारा कर्तव्य व्यक्तिगत रूप से नहीं दिया गया है मौलिक कर्तव्यों में। ठीक है, बाकी यह तीनों है कि मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, वैज्ञानिक मनोदशा की खोज और भावना का विकास, वैयक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों में सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। ठीक है, चलिए चलते हैं सीधा अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है। ऑप्शन है ए ग्राम पंचायत, बी राष्ट्रीय ध्वज, सी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या डी वन्य प्राणी। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, हमारे मौलिक कर्तव्यों में जिस चीज़ को संरक्षित करने की बात की गई वह चीज़ है वन्य प्राणियों की। ठीक है, और वन का संवर्धन करने की बात की गई। वहीं अगर आपको लग रहा हो कि राष्ट्रीय ध्वज की बात की गई तो राष्ट्रीय ध्वज के संरक्षण की बात नहीं की गई, राष्ट्रीय ध्वज के आदर करने की बात की गई है। ठीक है, यहीं पर प्रश्न थोड़े थोड़े कन्फ्यूजन करने के साथ साथ आपसे गलत करवा जाते हैं। देखिए 51 के 6, 51 के कह रहा हूँ 51 क 6 में यह बात दी हुई है वन एवं वन्य प्राणियों की रक्षा करने की बात। ठीक है, संरक्षण की बात। ठीक है, वन्य जीवों का संरक्षण करने की बात की गई है 51 क 6 यानी कि 51 ए जी में। ठीक है, चलिए चलते हैं सीधा अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। शामिल है ऑप्शन, कर्तव्य बता दिया गया है सीधे सीधे। ऑप्शन है ए अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 48 ए, सी अनुच्छेद 51 क अथवा डी अनुच्छेद 56। चलिए, सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 51 क। ठीक, 51 क 6 या फिर 51 क जी में। ठीक है, चलिए चलते हैं सीधा अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन एक गलत है। ऑप्शन है आपके पास ए मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, बी मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, सी भारतीय संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं और ऑप्शन डी है कि अनुच्छेद 51 ए प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है। चलिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, मूल कर्तव्य जो है यह मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है। बाकी मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं यहाँ पर दिया हुआ है, बिल्कुल सही बात है। भारतीय संविधान के भाग 4 क में दिया हुआ है और अनुच्छेद 51 ए में दिया हुआ है। ठीक है, भाग 4 क के अनुच्छेद 51 ए में दिया हुआ है। ठीक है, अगला बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन है ए राष्ट्रगान का सम्मान करना, बी राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, सी राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और स्मारकों की रक्षा करना अथवा डी प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, बताइए कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और स्मारकों की रक्षा करना यह आता है डीपीएसपी के आर्टिकल नंबर 49 में। ठीक है, किसके? डीपीएसपी के। ठीक है, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों के आर्टिकल नंबर 49 के। देखिए, इसे उससे मत कंफ्यूज करिएगा जो आपको बताया गया था कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझना और उसका परिरक्षण करना, उससे इसे संबंधित मत करिएगा वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और इसीलिए यह प्रश्न आए भी हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, बाकी राष्ट्रगान का सम्मान करने की बात की गई है, राष्ट्रध्वज के आदर करने की बात की गई है, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करने की बात की गई। ठीक है, और प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करने की बात, यह सभी चीज़ें जो है की गई हैं मौलिक कर्तव्यों के तहत। आइए चलते हैं सीधा अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शन है ए 9, बी 11, सी 12 अथवा डी 20।
चलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 11। पहले कितने थे? पहले जब भैया यह 10 थे 1976 से लेकर के 1976 से लेकर के 2002 से पहले पहले यह कितने थे? यह 10 थे, लेकिन 2002 के 2 में एक संशोधन किया गया, 86वां संविधान संशोधन, और इसके माध्यम से एक नया और जोड़ दिया गया मौलिक कर्तव्य। कौन सा? 11वां, जिसमें बात किया गई थी माता पिता और गुरुओं का आदर करने का। माता पिता और गुरुओं के आदर करने की बात कर रहा हूँ। शिक्षा के लिए बात की गई थी कि माता पिता या गार्जियन जो होंगे वो बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 क या मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? ऑप्शन है ए राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, बी भारत के लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, सी अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, और डी हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक, माता पिता और गुरुओं के आदर करने की बात कहीं पर भी नहीं की गई है संविधान के भाग 4 क में। ठीक, या फिर यूं कहें कि मूल कर्तव्य में ऐसी बात कहीं पर भी नहीं की गई है। ठीक है, और अगर पर्टिकुलर बात कर लेते हैं एक बार 86वें संशोधन में किया क्या गया था, तो 86वें संशोधन में किया गया था कि 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु वाले जो बच्चे हैं, माता पिता या संरक्षक जो होंगे, माता पिता या बच्चों के जो भी गार्जियन या संरक्षक हैं, वे 6 से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु के अपने बच्चों तथा अपने पाल्यों की शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे, शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे, अवसर। ठीक है, चलिए चलते हैं सीधा अगले प्रश्न की तरफ। याद हो गया ना 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या जोड़ा गया था 11वें मूल कर्तव्य के रूप में, कि माता पिता और या फिर जो गार्जियन या संरक्षक होता है वह अपने पाल्य या अपने बच्चों का, माता पिता अपने बच्चों का और संरक्षक अपने पाल्य का जिसका वह पालन पोषण कर रहा है, इन सभी के जिनकी उम्र 6 से लेकर के 14 वर्ष तक की है, उन सभी को शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा, शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं सीधा अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? पहला, मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, दूसरा, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, तीसरा, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, और चौथा, वैयक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना। बताना है आपको कि इन कूटों के आधार पर कौन सा उत्तर सही है। ऑप्शन है ए, फिर से ऊपर आ गया मैं एकदम, केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3। ये चलिए इसके बारे में बात हो चुकी, यह वाला सही है। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना, यह चीज़ नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं जो हमें चर्चा करना। हाँ, यह तो यहाँ बताना है आपको कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन है ए, लोक चुनाव में मतदान करना, बी वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, अथवा डी संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, लोक चुनाव में मतदान करना यह हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और संविधान के प्रति निष्ठा रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, यह तीन के तीनों हमारे मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। अगर पर्टिकुलर आर्टिकल की बात की जाए तो यह डी वाला संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, यह आता है आर्टिकल नंबर 51A में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 51A यानी कि क ए। ठीक, और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना यह कहाँ आएगा? तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना आएगा आर्टिकल नंबर 51A में। ठीक, या क झ में। ये बताने में बड़ी समस्या हो जाती बार बार, है कि नहीं? और अगर बात कर लें और बताना भी जरूरी है और जानना भी जरूरी है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकसित करना कहाँ पर दिया है? तो ये दिया हुआ अनुच्छेद 51A(H) में। अगर पर्टिकुलर हिंदी में बात करें तो क झ में, झ कह रहा हूँ, क ज में। ठीक, याद हो गया।
वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना अनुच्छेद 51 क ज में दिया हुआ है या फिर 51 ए एच में दिया हुआ है। वहीं सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना अनुच्छेद 51 ए आई में दिया हुआ है या फिर 51 क झ में दिया हुआ है। और संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना अनुच्छेद 51 क या फिर 51 ए में दिया हुआ है। चलिए चलते हैं सीधा अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कराना है और बताना है कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी बाकी तीन सुमेलित हैं। चलिए आप सुमेलित करवाइए, ऐसे प्रश्नों को आप भी करते हैं, वीडियो पॉज करके सुमेलित करवाइए फटाक से। चलिए इसका सही आंसर है भाग 2 में नागरिकता दी हुई, बिल्कुल सही बात है। भाग 3 में मूल अधिकार दिया हुआ है, बिल्कुल सही बात है। भाग 4 में जो है मूल कर्तव्य दिया हुआ है, भाग 4 में डीपीएसपी दिया हुआ है, सही बात है। और भाग 5 में जो है मूल कर्तव्य नहीं, भाग 5 में संघ के बारे में बात की गई, ठीक है। मूल कर्तव्य कहाँ दिया हुआ है, तो मूल कर्तव्य दिया हुआ है भाग 4 क में, ठीक, या फिर 4 ए में। मूल कर्तव्य भाग 4 ए में दिया हुआ है। भाग 4 में राज्य के नीति निषेधक तत्व हैं और भाग 3 में मूल अधिकार हैं और भाग 2 में नागरिकता है, ठीक। और इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। अगला बताइए कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किसमें किया गया है? ऑप्शन है ए संविधान की उद्देशिका, बी राज्य की नीति निषेधक तत्व, सी मूल अधिकार अथवा डी मूल कर्तव्य। चलिए सही आंसर मूल कर्तव्य। कहाँ दिया हुआ है? तीसरे में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए चलते हैं अब सीधा अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है राष्ट्रपति। इन सब के बारे में बात हो चुकी बहुत अच्छे से, ठीक है। राष्ट्रपति के बारे में हमारी यहाँ चर्चा होगी। बात करते हैं राष्ट्रपति जी के बारे में। ठीक, यहाँ एक लिस्ट दी हुई है, इसे जानते चलते हैं, इसे बाद में जानते हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसा करिए कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख लीजिए। मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, छोटा तो नहीं हो पा रहा। यह क्रमवार दिया हुआ राष्ट्रपतियों के बारे में, ठीक है। वैसे बुक आपके पास है ही है। रामनाथ कोविंद के बारे में जान लीजिए, तो यह भी वर्तमान में व्यक्ति के अनुसार 14वें और क्रम के अनुसार 16वें राष्ट्रपति हैं, ठीक है। ये बता ही देता हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, यह 26 जनवरी 1950 से लेकर के 13 मई 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे, क्रम के, और 3 बार यह भारत के राष्ट्रपति बने, ठीक। और व्यक्ति के अनुसार पहले राष्ट्रपति थे। वहीं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है, यह 13 मई 1962 को राष्ट्रपति बनते हैं, दूसरे राष्ट्रपति थे। और यहाँ पर दूसरा तीसरा दिया ही हुआ है। कार्यकाल के अनुसार इनका कार्यकाल था चौथा और व्यक्ति के अनुसार इनका नंबर था दूसरा। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है, यह 13 मई 1967 से लेकर के 13 मई 1969 तक राष्ट्रपति बनते हैं। इनका कार्यकाल के अनुसार क्रम था 5वां और व्यक्ति के अनुसार इनका क्रम था तीसरा। तो 2 कार्यवाहक राष्ट्रपति आ जाते हैं बीच में डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद, जिनका नाम है वाराहगिरी वेंकट गिरी। यह 3 मई 1969 से लेकर के 20 जुलाई 1971 तक रहते हैं राष्ट्रपति। उसके बाद आ जाते हैं न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, यह भी कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 20 जुलाई 1969 से लेकर के 24 अगस्त 1969 तक बना रहा। नेक्स्ट है कि वाराहगिरी फिर मुख्य राष्ट्रपति बनते हैं 24 अगस्त 1969 से लेकर के 24 अगस्त 1974 तक। कार्यकाल के अनुसार इनका क्रम 6वां था और व्यक्ति के अनुसार इनका क्रम 4था था। वाराह वेंकट गिरी यानी वीवी गिरी, ठीक, वीवी गिरी आता नहीं प्रश्नों में, वीवी गिरी। तो यह 1969 से लेकर के 1974 तक 6वें क्रम पे चौथे राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद जो है बनते हैं वीवी गिरी के बाद। यह 24 अगस्त 1974 से लेकर के 11 फरवरी 1977 तक कार्यकाल के अनुसार 7वें राष्ट्रपति और क्रम के अनुसार 5वें राष्ट्रपति बनते हैं। उसके बाद बीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं 11 फरवरी 1977 से लेकर के 25 जुलाई 1977 तक। फिर नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बनते हैं 25 जुलाई 1977 से लेकर के 25 जुलाई 1972 तक और कार्यकाल के अनुसार इनका क्रम 8वां रहता है और व्यक्ति के अनुसार इनका क्रम था 6वां। आगे बात कर लेते हैं। नीलम संजीव रेड्डी या एन संजीव रेड्डी जी के बाद ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति बनते हैं। इनका समय था 25 जुलाई 1982 से लेकर के 25 जुलाई 1987 तक। यह जो है कार्यकाल के अनुसार 9वें राष्ट्रपति थे हमारे और क्रम के अनुसार 7वें थे।
फिर आर वेंकटरमन राष्ट्रपति बनते हैं ज्ञानी जैल सिंह के बाद। इनका क्रम था इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से शुरू होकर के 25 जुलाई 1992 तक चला, और यह जो है कार्यकाल के अनुसार 10वें और क्रम के अनुसार या व्यक्ति के अनुसार इनका क्रम था 8वां। उसके बाद शंकर दयाल शर्मा बनते हैं हमारे राष्ट्रपति, और इनका कार्यकाल शुरू होता है 25 जुलाई 1992 से लेकर के 25 जुलाई 1997 तक, और व्यक्ति कार्यकाल के अनुसार इनका कार्यकाल था 11वां और व्यक्ति के अनुसार इनका क्रम था 9वां। तो बाद में बनते हैं डॉक्टर KR नारायणन। शंकर दयाल शर्मा जी के बाद इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से लेकर के 25 जुलाई 2002 तक का था, और यह कार्यकाल के अनुसार 12वें और व्यक्ति के अनुसार 11वें राष्ट्रपति बनते हैं। फिर APJ अब्दुल कलाम या मिसाइल मैन जो है राष्ट्रपति बनते हैं हमारे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से शुरू होकर के 25 जुलाई 2007 तक चलता है। यह कार्यकाल के अनुसार 13वें राष्ट्रपति थे, और क्रम के अनुसार या व्यक्ति के अनुसार इनका क्रम था 11वां। फिर प्रतिभा पाटिल जी बनती, जो कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। इनका कार्यकाल था 25 जुलाई 2007 से लेकर के 25 जुलाई 2012 तक। ठीक, इनके बारे में आता है किसको हराया भी था, तो इन्होंने भैरव सिंह शेखावत को हराया था। ठीक है, देखिए प्रतिभा पाटिल का कार्यकाल रहता है 25 जुलाई 2007 से लेकर के 25 जुलाई 2012 तक, और यह जो है कार्यकाल के अनुसार 14वीं राष्ट्रपति थी और क्रम के अनुसार 12वीं थी। और फिर प्रणब मुखर्जी जी का समय आता है प्रतिभा पाटिल जी के बाद। प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति बनते हैं। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से लेकर के 25 जुलाई 2017 तक रहता है, और यह क्रम के अनुसार 15वें और व्यक्ति के अनुसार 13वें राष्ट्रपति बनते हैं। अंत में अभी वर्तमान स्थिति है, रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति हैं हमारे। यह 25 जुलाई 2017 से राष्ट्रपति बने हैं और अब तक हैं। इनका कार्यकाल के अनुसार क्रम 16वां है, और व्यक्ति के अनुसार इनका क्रम 14वां है। ठीक है, यानी अब तक राष्ट्रपति कितने चुनाव हुए हैं, तो 14। चलिए 14 नहीं 16 चुनाव हुए, व्यक्ति 14 थे। बताइए, नीचे दो वक्तव्य दिया हुआ है। पहला कथन ए और कारण के रूप में दिया हुआ, तो पढ़ते हैं हम लोग कथन ए को कि संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है, और कारण आर बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। बताना है आपको कि उपयुक्त संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर सही स्पष्टीकरण है ए का। ऑप्शन बी है कि ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। ऑप्शन सी है कि ए सही किंतु आर गलत है, और ऑप्शन डी है कि ए गलत किंतु आर सही है। चलिए, सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ए सही है, यानी संघ की कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति होता है, और ऐसा सीधे सीधे प्रावधान किया गया संविधान के अनुच्छेद नंबर 53 में। ठीक है, बाकी राष्ट्रपति की शक्तियों पर कोई सीमा नहीं, यह बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, इसे मंत्रिपरिषद से अपने कार्यों के लिए जिस प्रकार के कृत्य करेगा या कार्य करेगा उनका प्रयोग जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। राष्ट्रपति जो है अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। ठीक है, यह कहाँ दिया हुआ है, अनुच्छेद 74(1) में इस बारे में संविधान में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है। इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति जो है यह नाम मात्र का प्रमुख है, और वास्तविक प्रमुख या वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री में निहित है। ठीक है, वास्तविक और नाम मात्र की एक बात भारत में भी होती है, रीजन बस यही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है ए सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, बी मंत्रियों के द्वारा, सी प्रधानमंत्री के द्वारा, डी मंत्रिमंडल के द्वारा, अथवा ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, राष्ट्रपति जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार से करेगा, तो वह सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से ही करता है। ठीक है, हालांकि इस बार इस संबंध में सलाह राष्ट्रपति को कौन देता है, तो इस संबंध में सलाह अनुच्छेद 74(1) के तहत राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है, और उस सलाह का अनुसरण करते हुए राष्ट्रपति जो है अपनी शक्तियों के द्वारा खुद या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा उस ऐसे कार्यों को संपन्न करवाता है जिसके बारे में सलाह मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई होती है। ठीक है, और ऐसा कहाँ दिया हुआ है कि सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कार्य करेगा, तो यह दिया हुआ है अनुच्छेद नंबर 52 में। ठीक है, कि राष्ट्रपति जो है वह राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी, और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधिकारियों के माध्यम से करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 52 में यह चीज़ दी हुई है। ठीक, और संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कहाँ है दिया हुआ है, तो संघीय कार्यपालिका का प्रमुख संघीय कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ऐसी बात अनुच्छेद 53 में कही गई। ठीक,
अनुच्छेद 53 में कही कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया, देखिए याद रखना जरूरी है थोड़ा सा, इस वजह से बार बार रिपीट किया जा रहा है, ठीक है। अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है कि जिसमें राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह स्पष्ट रूप से बात कहाँ की गई, अनुच्छेद नंबर 52 में, ठीक। और जिसमें कार्यपालिका की शक्ति निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अनुच्छेद 53(1)। कर क्या रहे हो तुम चूतिया की तरह।